स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे बिहार के साथ गोपालगंज को कह रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल है वो सिर्फ रेफर अस्पताल हो गया है। हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर एक महिला तेजस्वी कर रही है। इसी को नीतीश कुमार जी नहीं पचा पाए, एनडीए के लोग नहीं पचाए, तो महिलाओं से गहना छीनने का भी ये लोगों ने काम किया है। बात करते हैं सिंदूर की, डॉक्टरों की क्या दोष है? अगर एक दांत का जो डॉक्टर है आंख का इलाज क्या करेगा, वो पेट का क्या इलाज करेगा, जनरल मेडिसिन का, कार्डियो का क्या इलाज करेगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे रेफर करेगा। आप चले जाइए गोरखपुर, आप चले जाइए प्राइवेट नर्सिंग होम में, आप चले जाइए पटना, आप सदर के विधायक जी को देख लीजिए, आप बरौली के विधायक जी को देख लीजिए। आपका घर अगर शीशे का है तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब क्यों आपके यहाँ के लोग उधर जादवपुर के साइड से जाने से डरते क्यों थे, ये बताएंगे सर? सुशासन नाम रखने से सुशासन नहीं होगा। 4 कारखाना देने का काम हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया। हाईवे को रेल मंडल बनाने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। नमस्कार आप सभी को, आप सब लोग जनता जज पॉडकास्ट न्यूज देख रहे हैं और आज के अतिथि हैं हमारे जिला के एक मशहूर व्यवसायी और जिला राजद अध्यक्ष दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आपके दर्शक को भी नमस्कार है, प्रणाम। दिलीप जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं और व्यवसायी सफल होने के बाद भी आप राजनीति में आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? देखिए, सबसे पहला जो चीज है, व्यापार के क्षेत्र में तो हमने काम बहुत किया, बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का काम किया। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया। आज के समय में अगर देखिएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, 3 स्टेट में मेरा काम है। वहाँ पे लगभग 25,000 किसानों को हम लोगों ने स्वरोजगार से जोड़ा है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोगों ने काम किया है, हमारी कंपनी ने काम किया है। रहा सवाल राजनीति का, तो हमारे पिताजी और माताजी पूर्व से ही राजनीति में रहे हैं। अभी वर्तमान में देखिएगा तो पंचायती राज व्यवस्था में हमारे पिताजी 2003 से 2001 से जब पंचायती राज का शुरुआत हुआ था तो उस समय से लगातार हमारे पिताजी पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं। हमारी माताजी लगातार 2 बार से जब आरक्षित हुआ तो बरौली में उप प्रमुख के पद पे निर्विरोध निर्वाचित होते आ रही हैं और आज के समय में भी हमारी माँ बरौली प्रखंड की उप प्रमुख हैं। क्या बात। तो निश्चित रूप से अगर देखिएगा तो हमारे पिताजी करते आ रहे थे और आज भी अभी कर रहे हैं और बहुत सारे संगठनों से जुड़कर हमारे पिताजी भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं 6 साल लगभग। तो निश्चित रूप से और एक जो सबसे बड़ी चुनौती है समाज के लिए, तो आप देखिएगा तो अगर अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे तो फिर लोगों को एक राजनीतिक व्यक्ति को कुछ कहने का, उस पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित रूप से समाज में सुधार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए या जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनको व्यवस्थाएं देने के लिए अच्छे लोगों का आना जरूरी है और अच्छे लोग आएंगे, समाज का कल्याण होगा। इसी के तहत मेरी भी इच्छा हुई कि समाज के लिए हम लोग करते आ रहे हैं। पूर्व से हमारे परिवार में हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे दादी जो रही हैं, हम लोग गरीब जो भी दबे कुचले लोग हैं सबके कल्याण के लिए काम करते आ रहे हैं। चाहे छठ का त्योहार हो, उसमें साड़ी कपड़ा का वितरण, नारियल का वितरण, ईद का त्योहार हो। राजनीति में आने से पहले से ये है कि ये आपको बता रहे हैं, ये लगभग आप अगर देखिएगा तो लगभग 20 साल पुराना हम लोगों का परिवार का। हमारी दादी जब हम बहुत छोटे थे उस समय भी हमारी जो दादी अभी नहीं हैं वो रोजगारों के बीच में
कपड़ा का वितरण या फिर इफ्तार के सामान का वितरण, या जैसे होली आया तो होली में सामान का वितरण, ठंडा आया तो कंबल का वितरण हमारे दादा दादी माता पिता लगातार करते आ रहे हैं। आप देखिएगा तो हम लोग देवघर में श्रावणी मेला जब चलता है तो कांवरिया पथ पे हमारा 1 महीने का, अगर 2 महीने का होता है तो 2 महीने का निःशुल्क सेवा शिविर हम लोग लगाते हैं। इस तरह से जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी हम लोग अगर आर्थिक उसको तंगी होता है तो उसको भी आगे यथाशक्ति जो भी होता है उसको हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। अभी तक हमारे पिताजी लगभग अब 100 के आसपास गरीब कन्याओं का कन्यादान करने का काम किए हैं खुद से। हमारे देखिए, पैसा लगा देना एक अलग बात है, हमारे पिताजी बैठ के अपनी बेटी के तरह, जैसे कन्यादान दिया जाता है गोद में बच्ची को लेके, उस तरह से उसका हर एक श्रृंगार का सामान, बाराती के बारात का खर्चा, तिलक का खर्चा, उसको चप्पल जूता से लेके नेल पॉलिश से लेके सब चीज खरीद के हमारे माँ और पिताजी कन्यादान किए हैं। लगभग अभी 100 नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 100 लगभग पूरा हो जाए। और इसमें भी कैटेगरी है कि वैसी लड़कियां जो जिनके पिता नहीं है, माँ नहीं है, गरीब हैं, उनका हम लोगों ने शादी करवाने का काम किया। और प्रति एक कन्यादान की बात हो गई, पूरा शादी का खर्चा का बात हो गया। अगर ऐसे देखिएगा तो हमारे पिताजी प्रत्येक साल 70 से 80 लड़कियों के शादी का बर्तन देते हैं। बहुत और किसी को बर्तन अगर नहीं चाहिए तो उसको बारात का चावल दाल सब्जी दे दी। किसी तरीके से शादी के तो हम लोग ये हमेशा से करते आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, तो इसीलिए हम लोग अब समाज को जो जरूरत है उसके हिसाब से अधिकार की जो जरूरत है, जो सरकार के तरफ से शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार की बात है, पलायन की बात है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमको भी राजनीति में आकर जो चीज हम अपने माध्यम से कर सकते हैं तो हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार और सदन के माध्यम से होना है उसको करने का हम लोग काम करेंगे। बेशक, कहने का मतलब हुआ कि आप राजनीति में आए ये सोच के कि यदि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति को बुरा कहने का किसी को अधिकार नहीं। बिल्कुल। उसने कुछ दिन पहले हरिओम जन सेवा संस्थान के नाम से एक हॉस्पिटल खोला, जिसका उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। क्या सोच के आपने ये हॉस्पिटल खोला था? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मेरा घर बरौली प्रखंड के बढ़िया गांव में पड़ता है, और जब हम पढ़ाई करते थे उस समय से हम देखते आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर की तो बात नहीं करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग एक टैबलेट के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो मेरा शुरू से ये विजन रहा कि हम कुछ करें वैसे लोगों के लिए जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, जो जिनके पैसे का अभाव है, वैसे व्यक्ति, वृद्धजन, वैसे अपाहिज, वैसे गरीब जिनके पास पैसे नहीं है। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। अभी हमको करना है, तभी 2020 में कोरोना काल का समय हमने देखा, महामारी। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से लोग ऐसे रहे जो इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए, उनको सुविधाएं नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिला। यही सोच मेरे दिमाग में आया, और आप देखे होइएगा कि उस समय के तत्कालीन जो जिला जज थे विष्णु दत्त उपाध्याय जी, और तत्कालीन उस समय के सदर एसडीएम उपेंद्र पाल जी के हाथों हमने कोरोना काल में अपना जमीन है, ग्रामीण क्षेत्र है, हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पे है, मेन रोड पे ही है, वहां पे हमने उसका भूमि पूजन कराया था, कार्यारंभ हम लोगों ने कराया था 2020 में, कोरोना काल के जस्ट बाद। ये लगभग शायद सितंबर की बात है। कोरोना काल उस समय भी था, कोरोना काल था। उसका फोटो भी आप देखिएगा तो उसमें सभी लोग जो अधिकारी गए थे वो भी मास्क लगाए थे। उसी समय हमने प्रण लिया था कि इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम आम लोगों के लिए समर्पित करेंगे, और इसी उद्देश्य के साथ ऊपर वाले की कृपा रही, लोगों का आशीर्वाद रहा
कि हमने आज तैयार कराया, और जब हम आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को अपना प्रपोजल बताया कि यह आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो भी दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अभी सरकारी अस्पतालों में जाइएगा तो क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ से मेरा एक प्रश्न है, दो, कि पहला तो आपके यहाँ जो इलाज का सिस्टम है वो मतलब मुफ्त सेवा है या कि कुछ सहयोग लेके आपके यहाँ सेवा होती है, उसके बाद सरकारी पे बात करें। जैसे अभी सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है 10 रुपया। अभी हमारे यहाँ 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है जी, और 1 रुपया में आप, हमारे यहाँ लगभग 5 डॉक्टरों का, किसी दिन 3 डॉक्टर बैठते हैं, किसी दिन 5 डॉक्टर बैठते हैं। उस 1 रुपया रजिस्ट्रेशन में आप सभी डॉक्टरों से इलाज करा सकते हैं, कोई चार्जेज नहीं है। और 1 रुपया जो हम लोग लेते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, वो पंजीकरण शुल्क है, लगना चाहिए। चूंकि इसलिए हम लोग लेते हैं कि 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से ही अगर लेते हैं तो किसी कोई, मतलब जो हमारी सुविधाएं हैं इसका कोई दुरुपयोग ना करे, जो जरूरतमंद हो वहीं जाए, और इस हिसाब से हम लोग वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर कोई मरीज अगर भर्ती होता है, 70 बेड का अस्पताल है, तो उसमें अगर भर्ती होता है तो उसको शून्य कॉस्ट पे 100% एग्जम्पशन के साथ, मतलब उसका कोई चार्जेज, अगर 2 दिन रह जाए, 4 दिन रह जाए, कोई बेड का चार्जेज नहीं है, डॉक्टर का कोई फीस नहीं। इस तरह से हम लोग पूरा व्यवस्था को अपना चला रहे हैं। अपने ऊपर वाले की कृपा से हमारे व्यापार में जो भी हमको कमाई होता है उसका कुछ अंश निकालते हैं और निकाल कर उसमें लगाते हैं आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। और प्रयास है, मिशन है कि कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में दम न तोड़े, ये हमारा प्रयास है। और जो सुविधा बड़े शहरों में एक अमीर को मिलता है, वो सुविधा हम एक गरीब को भी देने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, आयुष्मान योजना के तहत भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन क्या अगर ऑपरेशन संबंधित कोई कार्यक्रम हो, किसी का भी मतलब ऑपरेशन हो जो कि जटिल हो, क्या आपके हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है? अभी हम लोग सिर्फ वहां पे ओपीडी, आईपीडी, मेडिकल, बहुत से जनता नहीं समझ पाते हैं कि ओपीडी आईपीडी क्या है, बता सकते? मतलब डॉक्टर से इलाज और भर्ती का ये सारी सुविधा है। और इमरजेंसी सेवा है, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, कट फट जाता है, या कोई उसको तत्कालीन इमरजेंसी सुविधा चाहिए, तो उसको हम लोग वहां पे देने का काम करते हैं। और जैसे कट फट गया, तुरंत आए, उसका पट्टी बंडेज किया, हमारा फर्स्ट एड करते हैं। और फिर वहां से हमारा एम्बुलेंस है, अगर जरूरत होता है तो हम लोग अपने एम्बुलेंस से उसको, वो भी निःशुल्क, वो तो हमारा एम्बुलेंस लगभग आज 5 साल से ज्यादा हो गया रात्रि सेवा देता है। एक नंबर हम लोगों ने सबको दिया है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ड्राइवर जाएगा, आपको उठाएगा और नजदीकी अस्पताल में पहुंचा देगा, चलाएगा, कोई चार्जेज नहीं है उसका, 1 पैसे कोई चार्जेज नहीं। ठीक है, तो 5 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, दवाओं की क्या सिस्टम है आपके यहाँ? दवा का पैसा लगता है, उसमें 15% छूट हम लोग देते हैं। जो भी दवा अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर लिखते हैं उसका पैसा लगता है, वो तो कहीं भी लगता है। सरकारी अस्पताल में अगर उसको हम लोग देने लगे तो करोड़ों का दवा दे देंगे, कहाँ से आएगा। सही है। तो उसमें भी हम लोग 15% छूट देने का काम करते हैं। चलिए, दवा से प्रश्न आया सर कि आप भी हॉस्पिटल चलाते हैं और सदर हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल चलता है। फिर देखिए कि दवा सदर हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी ही जाता है और वैसे परिस्थिति में उनको दवाओं के लिए कहा जाता है कि आप बाहर से ले लीजिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह तो पूरा तरीके से अगर देखिएगा तो पूरे तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप चले जाइए, हम एक सवाल करते हैं सरकार, शासन और स्वास्थ्य विभाग से कि जब आप जाइएगा इमरजेंसी में, जब आप जाइएगा इलाज कराने, किसी को इमरजेंसी है, वहां BUMS, BHMS मतलब होम्योपैथ का डॉक्टर वहां चार्ज में रहता है, क्या इलाज करेगा? एलोपैथ का। BDS अच्छा। जो दंत चिकित्सक है
वो चार्ज में रहता है, वो क्या इलाज करेगा? प्रसूति का कोई अगर मामला चला जाए, डेंटिस्ट का ड्यूटी लगा है, क्या यह सरकार के संज्ञान में नहीं है? सरकार पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए, विभाग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर डॉक्टरों का पैनल है कि सभी डॉक्टर वहां बैठेंगे, तो उनको बैठना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। इसीलिए हम पूरे बिहार के साथ गोपालगंज को कह रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल है वो सिर्फ रेफर अस्पताल हो गया है। मान लीजिए उसमें डॉक्टरों की क्या दोष है? अगर एक दांत का जो डॉक्टर है, आंख का इलाज क्या करेगा? वो पेट का क्या इलाज करेगा? जनरल मेडिसिन का, कार्डियो का क्या इलाज करेगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे रेफर करेगा। आप चले जाइए गोरखपुर, आप चले जाइए प्राइवेट नर्सिंग होम में, आप चले जाइए पटना। तो ये व्यवस्था आप पूरी तरह से दोषारोपण कर रहे हैं पूरा एकदम। आप देखिए कि अभी जो केंद्र की सरकार है या बिहार की सरकार है, अगर आप देखिएगा, ये कब से लिप्त है सर भ्रष्टाचार में? ये आप तो देखिए, आम आदमी जानते हैं, सभी लोग जाते हैं अस्पताल में, उनको क्या व्यवस्था कब से ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए आप, मतलब हम लोग तो जब से देख रहे हैं, लगभग 2000 जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से मंगल पांडे जी ही लगभग स्वास्थ्य मंत्री रहे। प्रश्न है आपसे सर कि बीच में आपकी सरकार गठबंधन में बनी थी, तेजस्वी यादव उसके उप मुख्यमंत्री थे, साथ में स्वास्थ्य मंत्री, क्या उस समय भी यही भ्रष्टाचार की स्थिति थी? उस समय आपको याद होगा कि उस समय पूरे बिहार में 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 500 डॉक्टरों पे कार्रवाई हुई थी। बहुत हो हल्ला मचा था। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक शब्दों में कहा, आपको सेवा देना है तो ईमानदारी से दीजिए। गरीब लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में। 500 डॉक्टरों पे कार्रवाई हुई। लगभग मिशन 60 के तहत, लगभग मिशन 60 क्या? स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 मतलब 60 दिन के अंदर मिशन 60, तेजस्वी जी ने मिशन 60 के तहत मिशन मोड पे लिया और सभी अस्पतालों की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त कराया। उसी का परिणाम है, आप देखिए गोपालगंज में 500 बेड का जो अस्पताल बन रहा है, वो तेजस्वी यादव जी के समय का ही है। आप लेकिन उस दीवारों में क्रैकिंग आने लगा, अभी बना कंप्लीट नहीं। उनके समय का है, टेंडर हुआ, सारा चीज हुआ, और जब बनने लगा 17 महीने में, तेजस्वी जी जब मिशन 60 के तहत 60 दिनों में व्यवस्था सुधारे, उसके बाद जिसकी सरकार रही वो अपना भ्रष्टाचार किया, जो करना है किया, ठेकेदार से क्या डील किया, क्या सेटिंग किया, अब तो वो लोग जानेंगे ना, जवाब तो सरकार देगा। हम 60 दिन में सर इन्होंने किया क्या? डॉक्टरों की संख्या को बढ़ा दिया था क्या? डॉक्टरों की बहाली हुई थी, याद कीजिएगा जी। स्वास्थ्य विभाग में जो भी पद रिक्त था उस पर बहाली हुई थी। क्या कार्डियो के बदले कार्डियो, क्या डेंटिस्ट के बदले डेंटिस्ट, किडनी के बदले सब चीज, सब डॉक्टर सरकारी सभी अस्पतालों में मौजूद हो गए थे उनके शासनकाल में। आप उठा के देखिएगा। हम तो कहेंगे, बताइए ना, क्योंकि आपसे फिर पूछेंगे इसके बाद भी। हम कह रहे हैं कि जब आखिर कार्रवाई तेजस्वी जी क्यों किए, मतलब कुछ बेहतर किए, बेहतर किए। आप देखे होइएगा न्यूज में ही, आप देखे होइएगा कि तेजस्वी जी रात के 12 बजे 3 बजे सुबह में सादे ड्रेस में कभी भी निकल पड़ते थे, पीएमसीएच, एनएमसीएच या किसी अस्पतालों में निकल जाते थे, मुजफ्फरपुर में चले जाते थे, कहीं रात्रि में दौरा कर देते थे। डॉक्टर लोगों में हड़कंप था, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में जो मनमानी थी उसमें हड़कंप था। आप देखिए अभी सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा तो सबसे बेहतर एक्सरे मशीन लगा है। किसके कार्यकाल में लगा? आप देख लीजिए, यहाँ पे मोहम्मदपुर में, झंझवा में ट्रामा सेंटर हुआ, वहां पे डॉक्टरों की तैनाती हुई। आज उस ट्रामा सेंटर में चले जाइए, कोई डॉक्टर नहीं है। वहां गाय भैंस बैठता है और लोग पशु को बांधते हैं वहां पे। जिस समय तेजस्वी जी थे, पूरा ट्रामा सेंटर में एक्सीडेंटल केस आते थे। उसका उद्देश्य था कि हाईवे पे जिसकी भी दुर्घटना हो तो उसको तत्काल इलाज मिल जाए। इस तरह से जिस समय आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। ऐसा क्यों भाजपा वाले कहते हैं कि काम नीतीश जी ने किया? जदयू ने कहा कि काम नीतीश जी ने किया, वो कह ही देते, और मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी यदि नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या वो हो पाता है? उनका कहना है कि सारा क्रेडिट तेजस्वी जी लेते हैं नौकरी का वगैरह का, ये गलत करते हैं। क्यों, सही कहते हैं क्या वो? आप एक बात बताइए, क्यों नहीं किए? यही नीतीश जी हैं कि नौकरी के नाम पे बोले थे, पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा आया कहाँ से? यह देखिए, ये विजन का बात है। मुख्यमंत्री जरूर थे, उनको करना चाहिए, बहाली भी करना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार भी करना चाहिए। मिशन 60 के तहत 600 दवा की उपलब्धता कौन कराए? तेजस्वी जी कराए। उस समय कितनी दवाएं उपलब्ध थी?
सरकारी अस्पतालों में। जो बिल्डिंग्स बने हैं आप हर जगह पे देख लीजिए, पूरे बिहार में कौन कराया? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किसने किया? टूरिज्म पॉलिसी कौन लाए? ये लोग बात करते हैं थावे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ की राशि कौन दिए? पर्यटन विभाग इनके अंडर में था, तेजस्वी जी के अंडर में था। उसके मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद आप आइए, शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर जी थे, तब बहाली हुआ। और कहीं ना कहीं उसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए। उस समय खेल मंत्री थे जितेंद्र राय जी, जो मढ़ौरा के विधायक हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी में पॉलिसी आया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। बिहार में पहली बार हुआ कि खिलाड़ियों को भी सम्मान और खिलाड़ियों को भी नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया। उसके बाद आइए, प्रखंड स्तर पे स्टेडियम बनाने का, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम बनाने का प्लान किसके समय हुआ? प्लान हुआ सभी जगह पे हुआ, टेंडर भी हो गया। अपने गोपालगंज में कहाँ हुआ? गोपालगंज में आपका बैकुंठपुर में हुआ, रेवतीत में। तो प्रखंड 14 प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाने। गोपालगंज प्रखंड में किधर हुआ सर? हमको दिख नहीं रहा। गोपालगंज में जमीन का मामला फंसा था। आपका हर जगह हुआ है, आपका उसको सूची दे देंगे, जैसे आपको सूची दे देंगे। अच्छा। लगभग आपका हथुआ में हुआ, बैकुंठपुर में हुआ, सिधवलिया में हुआ है, बरौली में भी हुआ। हर जगह पे जमीन चिन्हित हुआ। कुछ जगह, चूंकि देखिए इसको बनने के लिए सरकारी जमीन की उपलब्धता होती है, जहां आसानी से मिल गया वहां हो गया। कुछ हाईकोर्ट में भी हुआ। ये है तय कि 14 प्रखंड में किया जाएगा? 14 नहीं, पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में। अपने गोपालगंज से विशेष कर से हम पूछ रहे हैं। गोपालगंज में 14 प्रखंड के लिए था, पूरे बिहार के लिए पॉलिसी बना था। इस तरह से हमारे नेता जब 17 महीना थे, यही चीज इन लोग को पता नहीं कि बिहार का विकास एक युवा जो उम्र का कच्चा है लेकिन जुबान का पक्का है, इतना तरक्की कर रहा है, इसका नाम हो रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर एक महिला तेजस्वी कर रही है। इसी को नीतीश कुमार जी नहीं पचा पाए, एनडीए के लोग नहीं पचाए और साजिश के तहत गिरा दिए सरकार। कोई बात नहीं, 25 में आएंगे और आएंगे तो युवाओं की खुशहाली का दिन लेकर तेजस्वी जी आएंगे। चलिए सर, ये बताया जाए, तेजस्वी यादव पूरे बिहार का प्रतिनिधि करने वाले हैं। समझिए तो लालू यादव का हाथ उनके सर पे है। तेजस्वी जी पूरे जब प्रदेश का नियंत्रण करने वाले, प्रदेश को संभालने वाले हैं, आपके अनुसार से 2025 में एक छोटा सा उनका घर नहीं संभल रहा है, वो पूरे प्रदेश को कैसे संभालेंगे? कैसे? उनके घर में पूरा विकराल रूप पकड़े हुए है। उनके भाई कभी ये होते हैं, उनको परिवार से निकाला जा रहा है, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। अगर घर संभल नहीं रहा है तो पूरे प्रदेश को कैसे संभालेंगे? कौन कह रहा है घर नहीं संभल रहा है? आप खुद बताइए, क्या आपकी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को निकाला है? तेज प्रताप जी, यही हमारे नेता की मजबूती है, यही हमारे नेता का सामाजिक न्याय है कि अगर बेटा भी गलती करता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर कड़ा निर्णय लेने से नहीं चूकते हैं। यह हमारे नेता का सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का दृढ़ संकल्प देखिए, इच्छा शक्ति देखिए कि अगर भाई हो, बेटा हो, हालांकि तेजस्वी जी का कोई इसमें रोल नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार संगठन से निकाले, पूरा सभी लोग जानते हैं, गलती किए निकाले। क्या आप बताइए, एनडीए के लोग क्या अपने बच्चों को कभी कर सकते हैं? कोई उदाहरण देके बताइए। 100 गलतियां करेंगे फिर भी वो लोग नहीं करेंगे। यह हमारे नेता का इसको मत कहिए कि परिवार नहीं संभल रहा है, या कहीं ना कहीं अगर संभलता तो बिखरता नहीं ना सर। क्या बिखरा है? अगर मान लीजिए परिवार टूट गया तो बिखरना ही ना। क्या टूटा है? आप गलती किए, आपको सजा मिली। गलती नहीं करिएगा, कोई सजा नहीं। इन्हें फिर अपना लेंगे वो लोग? यह समय बताएगा, यह पारिवारिक मामला है, इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, बिहार और न्याय के लिए हमारे नेता का इतना मजबूत इच्छा शक्ति शायद पूरे भारत में किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास नहीं है। कि हम टिक मारते चले, इधर कुछ कर रहे हैं ये। चलिए ठीक, हाईलाइट लिखिए। चलिए रेडी।
दिलीप सर, ऐसा आप क्या करते हैं कि यहाँ तक बहुत सारे जिलाध्यक्ष हुए, लेकिन लोग जिलाध्यक्ष नेता बने, लेकिन आप लोगों के दिलों में बसते हैं कार्यकर्ताओं? ऐसा क्या करते हैं कि सारे लोग आपका का बहुत रेस्पेक्ट करता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके हमारे पहले भी जो लोग जिलाध्यक्ष बने हैं वो भी काम किए हैं, पार्टी के लिए, दल के लिए काम किए हैं। दूर से हम लोग एक जनता भी हैं और हम लोग देखते हैं कि आपका रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा, सब कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में एक संगठित रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं कि लोगों के दिलों में आप देखिए, बसते हैं? हम पहला काम ये करते हैं कि पार्टी हित में, दल हित में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान देने का। कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हम सम्मान देने का काम करते हैं, उनके दुख सुख में खड़ा रहने का काम करते हैं। उनको कभी कोई जरूरत होता है, पैरवी का, कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं थाना पुलिस का, तो उनको मदद करने का काम करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी की विचारधारा, पार्टी के कार्यक्रमों को चलाने का काम करते हैं। तो सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका रहा है। सभी लोग अच्छा किए हैं। हम उनसे, हो सकता है कि उनसे बेहतर कर रहे होंगे। निश्चित रूप से सभी लोगों ने अच्छा काम किया और सबका काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो पूरे, आप देखिएगा कि पूरे जिले में जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा नगर नहीं है जहां का रास्ता और जहां के लोगों को ना हम जानते हैं, हम जानते हैं, और वहां के लोग हमको जानते हैं। आपको अक्सर देखते हैं कि आप हर जगह अपने हित मित्र जो भी हैं आपके, उनके छोटे छोटे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है। एक तो देखिए, अगर हम जिला अध्यक्ष के पद पे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, उनके सुख दुख में, उनकी भलाई बुराई में, खुशी में, गम में सम्मिलित होना मेरा कर्तव्य है। पार्टी की मजबूती के लिए भी है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भी है। तो उसमें हम लगे रहते हैं, हर एक जगह जाते हैं, सभी जगह पे जाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं, आप प्रतिदिन देखिएगा तो हमारे यहाँ सुबह में कम से कम पूरे जिले से, जहाँ हमारे विधायक जी लोग हैं, माननीय विधायक जी लोग हैं, नहीं भी हैं, हर एक जगहों से हमारे पास प्रतिदिन 10-15 लोग आते हैं। हमारी ये समस्याएं हैं, वीडियो बात नहीं सुन रहा है, सीओ दाखिल खारिज में समस्या है, सबको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं हमेशा। शायद यही रीजन है कि आप सभी के दिलों में बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी पार्टी पे एक कलंक हमेशा से लगता रहता है कि आपकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, कैसे इसको दूर करेंगे? कौन आरोप लगाता है? पूरी आपके विपक्ष वाले जितने हैं सब लोग लगाते हैं। तो विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? एक बात हमको भी बताइए, इसमें गलत भी कहाँ है? लालू यादव हुए, उनके 2 पुत्र दोनों मंत्री रहे, उनकी बेटियां सब कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि परिवार नहीं है। लालू जी के पिताजी क्या करते थे? वो किसान थे, वो अलग बात। तो अब उससे आप एक बात बताइए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी पूरी सूची जारी किए नेता लोगों का। किसी का चौथा पीढ़ी है, किसी का तीसरा पीढ़ी है, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? एनडीए से चाहे भाजपा के नेताओं से बताइए जो जिनकी 4 पीढ़ियां हों। अब देखिए, यहीं आप गोरियाकोठी के विधायक को देख लीजिएगा, चौथा पीढ़ी चुन्नू बाबू हैं विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। माननीय मंत्री भोरे सुनील कुमार जी, उनके भाई रहे, राज्यसभा रहे, सांसद रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, चंद्रिका राम जी शायद नाम है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो लोग सत्य बात को प्रकाशित नहीं करते हैं, वो लोग भी जाने कि दोनों ओर में परिवारवाद है। कंप्लेन केवल एक की ओर होता है, चाहे दूसरा लगाता है। परिवारवाद की समस्या से सारी राजनीतिक पार्टियां ग्रसित हैं। अभी आप सदर के विधायक जी को देख लीजिए, आप बरौली के विधायक जी को देख लीजिए, किसको किसको बोले आपको? ऐसे जाइएगा। राम प्रवेश राय के पिताजी भी विधायक थे, उनके बेटा को देखिए, अभी तो राजनीति में केवल आए हैं उनको। नहीं, आप देखिए तो सदर विधायक जी को देख लीजिए। देखिए, ऐसे अगर जाइएगा तो बहुत कहानियां हैं। आप क्या कहना चाहेंगे परिवारवाद के बारे में? देखिए, इस पे हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जिसकी काबिलियत हो, जो समाज के लिए काम करे, उसको बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि व्यापारी का बेटा व्यापारी नहीं होगा, नेता का बेटा नेता नहीं होगा। हम इस पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे।
लेकिन योग्य आदमी इस पद पे आए, योग्य आदमी आए, समाज के लिए काम करे, जिस प्रोफेशनल आदमी नहीं आए। और उन लोगों से भी आग्रह है कि जो लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल पे, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर आरोप लगाना चाहिए। आपका घर अगर शीशे का है तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे नेता आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, बहुत सारे नेता लोग, राजनाथ सिंह के बेटा हैं, अमित शाह के बेटा हैं, किसकी किसकी बात करिएगा, बहुत लोग हैं। हम आपको सैकड़ों नेताओं की नाम बता देंगे जहां पे परिवारवाद पूरी तरीके से हावी है। नितिन नवीन जी को देख लीजिए, संजीव चौरसिया जी को देख लीजिए, किसको किसको बताएं हम आपको। मतलब आप संदेश देना चाह रहे हैं सबको कि सही मायने में शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग अपना पाप बचाने के लिए, हमारे पार्टी में अगर देखिएगा तो अगर 5 आदमी परिवारवाद करता है, 5 आदमी के परिवार के लोग राजनीति करते हैं, तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में 500 ऐसे लोगों की सूची है जो अपने बेटे, अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत सही जी। आपकी पार्टी राजद के शासन काल को, लालू यादव के शासन काल को जंगल राज शब्द से सुशोभित किया जाता है, और वहीं नीतीश जी के शासन काल को सुशासन के नाम से सुशोभित किया जाता है। आप लोग को बुरा नहीं लगता है कि जंगल राज आपको कहा जाता है? कौन बोलता है जंगल राज? हमेशा जहां पेपर निकालिए जंगल राज 1, जंगल राज 2, और फिर आएगा जंगल राज की धमकी दे के ही लोग जंगल राज की बात करके ही आपको, आपके वोटर को दूर करते हैं। ऐसा क्या है? आप एक बात बताइए कि जंगल राज क्या आम जनता, गरीब जनता कहता है? पिछड़े दलित वर्ग के लोग कहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहते हैं। लालू यादव जी को जंगल राज वही लोग कहते हैं, मुट्ठी भर लोग। कौन मुट्ठी भर लोग? सामंतवादी सोच जिसके अंदर समाजवादी विचारधाराएं नहीं है, वही लोग, मुट्ठी भर लोग इनको जंगल राज का संज्ञा देते हैं। इसका भी कारण है, बताया जाए। मीडिया में या किसी भी चीज में लालू प्रसाद यादव जी गरीब का बेटा थे और गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किए, उसको भी लोग उपहास बनाते हैं। इसका भी उद्देश्य था कि जो गरीब का बच्चा जो होगा वो बकरी चराते, भैंस चराते, सुअर चराते कुछ शिक्षा हासिल कर लेगा। इसी को लोग जंगल राज कहते हैं। ये तो जंगल राज हुआ नहीं। वही बात बोल रहे हैं, गरीबों को अधिकार दिए। लेकिन अपहरण कांड भी सबसे ज्यादा उसी समय हुआ। सुनिए तो, और उसी समय पे गरीबों को अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिए, और जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय को लागू करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। अब सामाजिक न्याय को बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जातिगत बात है। सामाजिक न्याय वैसा है, आपको हम बता रहे हैं, बहुत ऐसा गांव है जहां राजपूत समुदाय से हम आते हैं, राजपूतों का पूरा गांव है, और वहां 2-4 घर राजपूत पूरा दबंग हैं, बाकी राजपूत को दबा के रखे हैं। राजपूत को ही दबा के रखे हैं। बिल्कुल। तो उसको भी, जो दबे लोग हैं चाहे किसी जाति के हैं, उनको भी उठाकर मुख्य धारा में लाने का, उनको अधिकार दिलाने का, उनको शिक्षा से जोड़ने का, उनको समान रूप से सम्मान देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उसी तरह से चले जाइए, कुछ जगहों पे दलित लोग हैं, उसी दलित में कुछ दबंग लोग हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसमें भी कुछ दबंग हैं, और उसमें जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, हर एक जाति में गरीब लोग हैं। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, ये आप सारा जो बात बता रहे हैं लालू यादव की पॉजिटिविटी बता रहे हैं, बिल्कुल। फिर हमको ये बताइए, आप भी गोपालगंज से, हम भी गोपालगंज से हैं। 2000 से पहले अगर बात की जाए, 2005 से पहले जब ये पुल नहीं बना था,
तो क्या ये जंगल राज का अड्डा था कि नहीं? अपहरण के केसेस नित्य होते थे कि नहीं? हत्याओं का दौर ज्यादा था कि नहीं? अब क्यों आपके यहाँ के लोग उधर जादवपुर के साइड से जाने से डरते क्यों थे, ये बताएंगे सर? क्या आज सुरक्षित हैं लोग? पहले सड़क बन जाने से नहीं नीतीश जी के नहीं, शासनकाल में आप एक बात बताइए कि आज के समय में लोग सुरक्षित हैं? उस समय से प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन गोलीकांड हो रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास के सामने गोलियां चल रही हैं। क्या यह सुशासन है? जंगल राज की संज्ञा वही लोग दिए जो बदनाम करने के लिए, जो गरीब के लिए काम कर रहे थे, शोषित दलित वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको जंगल राज ये लोग कहते हैं, साजिश के तहत। अपराध के दौर को आप क्या कहेंगे? आप देखिए अभी गोपालगंज में विगत 2 महीने में 6 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें 3 की हत्याएं कर दी गई। क्या यह सुशासन है? आप बताइए। सुशासन नाम रखने से सुशासन नहीं होगा। हम कह रहे हैं, सभी को संदेश दे रहे हैं, आज के समय में जो स्थिति परिस्थितियां हैं, आप चले जाइए थाने में, जब तक आपको मारपीट के कोई घायल नहीं कर देगा, आपके दरवाजे पे पुलिस नहीं जाएगी, आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, दाखिल खारिज के नाम पे लाखों लाख रुपया लिया जा रहा है। क्या यह सुशासन है? गरीब के राज को जंगल राज कह दीजिएगा। शोषित वंचित दलित समाज के जो लोग हैं, किसी जाति के पिछड़े समाज के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उनको उठाने का लालू जी ने काम किया, तो संज्ञा क्या दिए लोग? जंगल राज। जंगल राज। देखिए उस समय एक और चीज, किस वर्ग के लोग जंगल राज दिए नाम? जो लोग समाज के सभी जाति के लोग, जो किसी अपने ही जाति के या डिफरेंट दूसरे जाति के लोगों को जो दबंग छवि के थे, उसमें जाति कोई नहीं है, उसमें दलित समाज के भी लोग थे, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उसमें राजपूत समुदाय के लोग थे, उसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, उसमें अति पिछड़ा समुदाय के लोग थे, उसमें यादव समुदाय के लोग थे। जो लोग समाज के दबंग थे, जिनका चलती चलता था, गांव के लोगों को मजदूर बना के रखते थे, सारा खेती बाड़ी उनके पास हुआ करता था। आपके ये बताने का नजरिया औरों के बताने के नजरिया से भिन्न क्यों हो रहा है? देखिए सबका अपना अपना तरीका है। आप एक राजपूत हैं और जब आप बता रहे हैं तो सबको मिला के बता रहे हैं, और वही जब दूसरा कोई बताता है तो वहां क्षत्रिय बात आने लगती है, ब्राह्मण आने लगता है, यादव आने लगता है। ये क्यों होता है? देखिए अब कौन क्या अपने अपने नजरिए से लोग देखते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय रियल में हम आपसे कहेंगे, और जो लोग भी देख रहे हैं उनसे जाकर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करके देखिए कि बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे उसी समाज की बहुलता है, और उसी समाज के कुछ लोग जो हैं उस पर शासन करने का काम करते हैं। आपसे जानना है कि माई बहन योजना जो आप लोग लेके आए हैं, ये माई बहन योजना कहीं भाजपा के लाडली बहना योजना से प्रेरित तो नहीं है? देखिए हर एक प्रदेश का अलग अलग अपना योजना होता है। तो लाडली योजना मध्य प्रदेश में एनडीए की सरकार जो लागू किया, पहले प्रेरित होने की कोई बात नहीं है। हमारे नेता को लगा कि जब 2022 में हम लोगों की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी महागठबंधन का हिस्सा बने, तो हमारे नेता का पहला शर्त ये था कि हम आपके साथ आएंगे। आपको सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम आपको मुख्यमंत्री देखेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त हैं। उस शर्त में ये भी था, सरकारी नौकरी था, डेवलपमेंट की बातें थी, और माई बहन मान योजना की महिलाओं को सम्मान मिले, माता बहनों को सम्मान मिले। अभी ऐलान हुआ है, लेकिन ये तो बता रहे हैं वो जो हम लोगों का मिशन था, विजन था, उसमें यह भी समाहित था। हो नहीं पाया था, लेकिन हो नहीं पाया। अभी तो कर रहे थे, अभी तो 3 लाख जो नौकरी का 3 लाख का फाइल कंप्लीट करके तेजस्वी जी रखे थे, बस उस पे नियुक्ति पत्र बंटना था, उसका भी तब तक सरकार से ये लोग अलग हो गए। तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं हमारी अपूर्ण रह गई। 17 महीने के कार्यकाल के बाद हमारे नेता ने इस पे
संज्ञान लिया अपना कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला मेरा काम होगा माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 की राशि देंगे और 400 सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 400 की राशि को बढ़ाकर 1500 करने का काम करेंगे। प्रत्येक परिवार को चीटर मीटर से मुक्ति दिलाएंगे और प्रत्येक परिवार को चीटर मीटर, आप वो स्मार्ट मीटर को बोल रहे हैं? हाँ, वो चीटर है। अच्छा, हम लोग उसको स्मार्ट मीटर नहीं कहते हैं, वह पूरा चीटर मीटर है और चीटर मीटर को हम लोग हटाएंगे। यानी स्मार्ट मीटर को हटाने का आप लोग का योजना है? हाँ, और पुरानी मीटर पद्धति को लागू करते हुए प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का हमारी सरकार जब आएगी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया गठबंधन का सरकार आएगा तो हम लोग देने का काम करेंगे। यह हमारा मैनिफेस्टो है। इसके अलावा उद्योग धंधे लगाएंगे, पलायन को रोकेंगे, उसके बाद बिहार को शिक्षा का हब बनाएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे नेता काम भी किए बहुत जगह पे, आप थावे मंदिर का ही देख लीजिए, 100 करोड़ की राशि आवंटित करने का काम किए। हमारे नेता के समय में ही जब स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार भी था, थावे में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300 करोड़ की राशि को आवंटित कर दिए गए, पास हो गया। राशि को भी हमारे नेता ने आवंटित करा दिया और साजिश के तहत अभी उसको रोका गया है। कितना दिन रोकिएगा? गोपालगंज के साथ अन्याय कितना दिन कीजिएगा? ये लोग बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे सिवान में, तो सिवान में कहे गर्व के साथ कि मढ़ौरा का फैक्ट्री का बना हुआ रेल इंजन पूरे देश में चलता है, पूरे विश्व में जाने के लिए तैयार है। इंजन नहीं सर, पहिया इंजन। मढ़ौरा में रेल इंजन है, सॉरी, दरियापुर में रेल पहिया है। सॉरी। तो यह हम लोगों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए गर्व की बात है कि मढ़ौरा का रेल इंजन कारखाना हो, दरियापुर का पहिया कारखाना हो, मधेपुरा का इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना हो। यह कौन दिया? आप गूगल पे सर्च मारिएगा, ये रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव जी का दिया हुआ है। 4 कारखाना देने का काम हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किया। हावे को रेल मंडल बनाने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आप देख लीजिए, हथुआ को जंक्शन बनाकर हथुआ से फुलवरिया होते हुए पंचदेवरी होके भटनी को जोड़ने का योजना हमारे नेता का था। लेकिन उनका एक और बात है सर कि जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो नालंदा को स्वर्ग बनाए हुए हैं। अपने यहाँ से लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही। इन्होंने अपने गृह जिला के लिए ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार से ऊपर इनको देखा जाए? आप अगर देखिएगा तो आप उस शासन काल को पूरा उठाइएगा, लालू जी को कभी अच्छा से काम करने दिया गया? ये लोग जो सामंतवादी सोच के जो लोग थे वो लोग करने दिए? इनको नहीं करने दिए। फिर भी बहुत काम किए। पहले देखिए, समाज के विकास के लिए पहले आदमी को मजबूत बनाना पड़ता है, लोगों को शिक्षित बनाना पड़ता है। इस सब क्षेत्र में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी काम किए। रेल मंत्री, पहला रेल मंत्री भारतीय इतिहास में रहे जो फायदा में रखे। तो बहुत सारा काम किए लालू प्रसाद यादव जी, काम किए। और गर्व की बात है कि मोदी जी अपने मुंह से कहे। अपने गृह जिला के लिए क्या किए? गृह जिला को तो बताए ना आपको, ये आपका गोपालगंज से जो बड़ी लाइन हुआ किसके समय में हुआ? आप बताइए। गोपालगंज से बड़ी लाइन 1997 में साजिश के तहत टूट गया जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ, फिर समता पार्टी बना। बड़ी लाइन तो सर लालू जी के शासन में नहीं हुआ है। ये किसके समय में हुआ? आप देखिएगा ना सर जी, ये आलोक कुमार सुमन जब आए, उनके हरी झंडी उन्होंने दिखाया था कि जब ये हुआ। दूसरी बात, अच्छा, जब सुनिए एक बात बोल रहे हैं, झंडी दिखा देने से काम नहीं होता है। झंडी दिखाने के पहले प्रपोजल किसका है? प्रपोजल अलग बात है सर। प्रपोजल किसका है, किसके समय में सैंक्शन हुआ, हम सब चीज कर देंगे और आप उद्घाटन कर दीजिएगा तो श्रेय आपको नहीं जाएगा। यह सोचने वाली बात है। कितना भी गोल मारा जाए सर, लास्ट पुश जो करता है उसी का गोल में नाम आता है। ये मान लेते हैं। अभी देखिए बरौली में अस्पताल बना,
तेजस्वी जी के समय में अस्पताल बना और उद्घाटन आके मंगल पांडे जी किए। तो ठीक है, क्रेडिट ले लें। देखिए, हमारे नेता क्रेडिट नहीं लेते हैं, जनता के सेवा में विश्वास करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, लोगों की सुविधाओं की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट, मान सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं। कौन क्या कहता है इस पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जुमलेबाज वो लोग नहीं। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी मैदान में आ चुकी है और उनका कहना है कि सर्व समुदाय का उनको वोट समर्थन उनको प्राप्त है। वो कह रहे हैं कि उनके आने से आप लोगों का सरदर्द बढ़ा हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, उनके मामले में हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे। आए हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो भी आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़े, अपना देख भी लिए। हम लोग इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको कितना डेंट करने वाले हैं वो? हम लोगों को कोई कुछ करने वाले नहीं है। वो अपने बारे में सोचे, अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा ले, हम यही कामना आप बड़ी बात कह रहे हैं कि उनको अपनी जमानत बचाने का डर है। देखिएगा, समय आने दीजिए। अभी 4 पे उपचुनाव हुआ, देख लीजिए रिपोर्ट उठा के। लोकसभा का चुनाव आपको जन सुराज से कोई खतरा नहीं है? नहीं, हम लोगों को किसी से खतरा नहीं है। हम लोग की पार्टी को, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। हमारे नेता, आप सर्वे देख लीजिए, सी वोटर का सर्वे देख लीजिए, 1 नंबर पे है वो। 44% पे हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें, 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई रही तो राष्ट्रीय जनता दल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी रहने के बावजूद में ये भारतीय संविधान का और भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है कि हम लोग विपक्ष में रहे और सरकार और सत्ता का दुरुपयोग करके 2020 में लगभग 20 से 25 सीट हम लोगों को 12 वोट, हिलसा का 12 वोट से हराया गया। विधानसभा चुनाव का 12 वोट से हारना, 100 वोट से हारना, 150 वोट गोरे भी हराया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जालसाजी करके, चीटिंग करके हरा दिया गया। लेकिन जनता के मन में ये लोग कभी नहीं हरा सकते हैं। हम लोगों को किसी से खतरा नहीं है। सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों का भरपूर सहयोग समर्थन है। खासकर युवा और महिलाओं का विशेष सहयोग है। और नीतीश जी को हमारे नेता ने दिया टेंशन और नीतीश जी ने बढ़ाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन। यह हमारे नेता का विजन है और दबाव का टेंशन में आके वो बढ़ाए हैं। लेकिन हम लोगों का फिर भी विजन है कि टेंशन में 1100 मान्य नहीं, 1500 से नीचे स्वीकार नहीं। चलिए सर जी, आपने नीतीश जी का नाम लिया तो ये देख रहे हैं कि जब भी चुनाव की बात आ रही है और जब भी आप लोग रैलियों में जा रहे हैं तो भाषण के दरमियान आप लोग बीजेपी पर तो हमलावर हो रहे हैं, लेकिन नीतीश जी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कम उन पर नरम रुख अपना रहे हैं। कहीं ये उम्मीद तो नहीं आप लोग को कि नीतीश जी फिर पलटी मार के आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी सम्मानित हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आप हमारे नेता का एक चीज आपको बता देते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का कभी भी भाषण सुनिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, कभी भी आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं करते हैं। करते हैं बीजेपी के खिलाफ तो बहुत कम, सिर्फ मिशन और विजन की बात करते हैं, उनकी गलत नीतियों की बात करते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी पे आक्षेप नहीं लगाते हैं, कोई बात उस तरह का नहीं बोलते हैं जिससे समय जाया हो। सिर्फ विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जाति में बांटना, धर्म में बांटना, समुदाय में बांटना, संप्रदाय में बांटना, किस तरह से ये लोग का अपना बाजार बना रहे। क्या आप लोग भाजपा के प्रति हमलावर, जदयू के प्रति हमलावर नीति अपनाएंगे? हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का टेंशन बढ़ा है, तभी नीतीश जी 400 की राशि 1100 किए। और हम लोगों को 1100 भी स्वीकार नहीं है, 1500 हम लोग करेंगे, वादा किए हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग 1500 करने का काम करेंगे। अभी देखिएगा ये लोग ये भी लागू करेंगे, माई बहन मान योजना भी लागू करेंगे। अभी एक चीज आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल का मामला है, एनडीए के लोग इतने टेंशन में हैं कि अभी एक
मतदाता सूची पुनरीक्षण करने का काम ये लोगों ने दिया है। इसमें लगभग हमको लगता है कि 20% लोगों का नाम काटने के प्लानिंग में ये लोग हैं और नागरिकता से वंचित सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का ये लोग का प्लानिंग चल रहा है। आप देखे होइएगा न्यूज के माध्यम से भी, तो आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह भी कर रहे हैं, आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हर एक व्यक्ति को जागरूक करिए ताकि उसका अधिकार बचा रहे, मताधिकार का अधिकार बचा रहे, मतदान का अधिकार बचा रहे, संविधान का अधिकार बचा रहे, सरकारी सुविधा का लाभ लेने का अधिकार बचा रहे। आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके जिम्मेवारी पर ही तो जनता है कि कम से कम सरकार गलत करेगी तो विपक्ष से हम लोग पूरे मजबूती के साथ आम लोगों के साथ हैं और हमारा पूरा हम लोग माइकिंग कराने जा रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में एक एक व्यक्ति, हमारा हर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता सभी लोगों को जागरूक करके उसको जो भी मतलब सहायता होगा उसको नाम जुड़वाने में, फॉर्म भरने में, हमारा हर एक बूथ पे 4 कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम लोगों ने आज रवाना कर दिया। सभी कार्यकर्ता लोगों को हेल्प करेंगे नाम बचाने के लिए और हम लोग एकदम संघर्षरत हैं लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए। बेशक दिलीप सर, बुजुर्गों का सहारा उनका पेंशन होता है ना? बिल्कुल। और पेंशन के लालच में उनके घर वाले उनकी सेवा करते हैं। सरकार ने बुजुर्गों से उनकी बुढ़ापा छीन लिया पेंशन खत्म करके। क्या आपकी सरकार आई तो इस पुराने पेंशन योजना को लागू करेंगे आप? देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम सरकार पार्टी से तो आपकी बातें होती होंगी। बात होता है, हम लोग आएंगे, बहुत सारा विजन है, मिशन है, इस पर आप बताएं। देखिए, यह जो मामला है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं, बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी तो नहीं। पेंशन योजना जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, पॉलिसी वहां से बनता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोग बुढ़ापे का सहारा छीनने का काम किए। सेंट्रल में हम लोगों का सरकार आएगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, इस पे निश्चित रूप से काम करेंगे। हमारे राहुल गांधी जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मिलकर सभी लोग काम करेंगे इंडिया गठबंधन। यानी इस पुरानी पेंशन योजना पे आप लोग का ध्यान है? बिल्कुल ध्यान है, एक एक मुद्दे पे ध्यान है। बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे हम लोग पिछड़ गए हैं। अभी मुद्रास्फीति का स्थिति देखिए, इकोनॉमी का स्थिति देखिए। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो $1 का प्राइस 54 रुपया था, आज 87 रुपया पे चला गया। ये लोग कहते हैं कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आप देख लीजिएगा, महिलाओं को 12,000 15,000 में गहना मिल जाता था एक भर, आज 1 लाख रुपया में एक भर मिल रहा है। तो महिलाओं से गहना छीनने का भी ये लोगों ने काम किया है। बात करते हैं सिंदूर की, गहना भी अगर देखा जाए तो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने किया है। आप बताइए कि 1 लाख होगा तब ना एक भर का चेन पहनेंगे या अंगूठी पहनेंगे? सही है। और हम लोगों का यूपीए का गवर्नमेंट था, इंडिया गठबंधन का सरकार था, उस समय 15,000 में मिल जाता था। आप देखिए इस चीज को, 34,000 था सर। नहीं, आप देख लीजिएगा 14 में 13 में सोने का प्राइस 34,000 था सर। हम तो देखे हैं, हो सकता है कि भूल हो सकता है, लेकिन हमको 16 से हमको याद इसलिए है क्योंकि शादी मेरी 10 में हुई है ना सर, तो 10 में हुई है। आप देख लीजिएगा, फिर भी अगर 34 भी मान लेते हैं, लेकिन हम आपके 34 से एग्री नहीं है। हमको जहां तक ध्यान है कि 16-18 हजार का दाम था, 34 में मान लेते हैं तो 3 गुना बढ़ाने का काम एनडीए के लोगों ने किया, महिलाओं से गहना छीनने का काम किया। आप सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का, और आप गोपालगंज के लिए भी रेडी हैं और बरौली के लिए रेडी हैं। आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना ज्यादा अच्छा समझेंगे? हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता के नाते शीर्ष नेतृत्व आला कमान का जो भी निर्णय होगा, 243 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी अगर पार्टी हमको भेजेगा चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी का कार्य करने के लिए, हम पूरी मुस्तैदी के साथ वो काम करेंगे। बाकी पार्टी का आला कमान लोग जानना चाहते हैं, हमसे भी लोग पूछे कि जरा दिलीप सर से ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि वो बरौली को, देखिए यह मेरा मामला नहीं है, यह पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला है। एक ही मिशन है, 243 में 200 सीट हम लोग लाएं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएं। इसी मिशन के तहत पूरे बिहार में
इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पूरी कार्यकर्ता जो हैं, वो कमर कस चुके हैं और पूरी मजबूती के साथ इस पे लगे हुए हैं। कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, कौन कहां से लड़ेगा, यह कोई प्रश्न नहीं है। यह आला कमान तय करेगा, आला कमान का निर्णय होगा। जनता का आवाज जाएगा, उसको पार्टी सिंबल देगा और लोग उसको जिताकर सदन में भेजेंगे, पंचायत जीतेंगे, प्रखंड जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे और बिहार को जीतने का काम हम लोग 2025 में करेंगे। चलिए, ये बात है। अगर ये आप पर ये डिपेंड होता कि आप दिलीप जी, आपको इजाजत दिया था, आप चुनिए, गोपालगंज चुनिएगा कि बरौली, उस परिस्थिति में आप ही की जिम्मेवारी है, किसको चुनते? हमको निर्दलीय तो लड़ना नहीं है कि मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। हम किसी न किसी गठबंधन, हम किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ जनता मालिक है, जनता का आवाज अगर पटना तक जाएगा और पटना का आला कमान का जो निर्णय होगा उसको हर एक परिस्थिति में स्वीकार किया जाएगा। और मेरा अपना कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। हमारा महत्वाकांक्षा है आम लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी महत्वाकांक्षा है कि 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, यही महत्वाकांक्षा है। चलिए, आप हमेशा हर जगह एक्टिव दिखाई देते हैं, आपके चेहरे पे कभी तनाव नहीं दिखता है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, इतनी एनर्जी आप लाते कहाँ से है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक जिला अध्यक्ष के नाते, एक कमांडर के नाते अगर देखिएगा तो अगर जो नेतृत्व करता होता है, अगर उसके चेहरे पे उदासी हो जाए तो पूरा कार्यकर्ता उदास हो जाता है। देश का प्रधानमंत्री उदास हो जाए तो पूरा देश उदास हो जाता है, कमजोर फील करने लगे। बिहार का मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाए तो पूरा बिहार बीमार अपने आप को समझने लगता है। तो ये थे हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट दिलीप सिंह जी, जो कि राजद के जिलाध्यक्ष, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। और अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल और हमारा ये न्यूज अच्छा लगे तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सुझाव भी देंगे कि कहाँ क्या करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत